मेरे YouTube चैनल मातृभाषा में आपका स्वागत है। विगत 2 एपिसोडों से हम चर्चा कर रहे हैं अलंकार विषय पर, जो 9वीं कक्षा के स्तर का है। इसी क्रम में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इन दो अलंकार पर। पहले अतिशयोक्ति अलंकार पर चर्चा करते हैं। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अतिशय जोड़, अतिशय जोड़ अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया गया कि वह अपनी मर्यादा से परे चली गई, उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तो वहाँ हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा लिखते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ अतिशय जोड़ उक्ति, अतिशय का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ हुआ कहना, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतना बढ़ाया गया, किसी भी बात को इतनी बढ़ाई गई कोई बात कि उसका जो सीमा होती है बात के बढ़ाने की, उस सीमा से वो पार चला गया, तो वहाँ पर उसमें मर्यादा का उल्लंघन हो गया, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अतिशय का एक और अर्थ होता है अतिक्रांत और एक और अर्थ होता है निगरण, अर्थात निगलना। इस अलंकार में प्रस्तुत को पूरी तरह निगल कर, छिपाकर अप्रस्तुत का कथन होता है। जो सामने होता है, जो सामने दिख रहा होता है, उसे पूरी तरह निगल जाता है वो, और उपमेय जो है वह सामने आ जाता है, अप्रस्तुत जो होता है वो सामने आता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पड़ी सामने नदी अपार, बड़ी सामने नदी अपार, कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। हम देखते हैं हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर धार। बड़ी सामने नदी अपार, सामने में बहुत बड़ी चौड़ी नदी पड़ी हुई थी। सामने जब राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से हल्दीघाटी से बाहर जा रहे थे
तो देखते हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी है अपार, इसका पार नहीं दिखाई पड़ रहा हो, ऐसी नदी है। तो सामने नदी अपार पड़ी हुई थी। घोड़ा उस पार कैसे जाएगा? आप सोच ही रहे हैं ना, घोड़ा कैसे जाएगा उस पार? तब तक चेतक जो है वह कूद के उस पार चला गया, छलांग लगा के चला गया उस पार। तो यहाँ अतिशयोक्ति हो गई, बढ़ा चढ़ा कर बात हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी हम सोचें तब तक हमारा कार्य जो है संपादित हो जाए। सोचने के बाद कार्य के संपादित होने में समय लगता है, और इस अवधि को यहाँ पूरी तरह से इन पंक्तियों में निगल गई है पंक्ति, यानी यहाँ बढ़ा चढ़ाकर इसको कहा गया है, और इतना बढ़ाया गया है कि इसकी मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। पड़ी सामने नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दूसरा उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण भी है, यहाँ भी अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि भी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी। जब लंका दहन के समय में हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी, और हनुमान जी उस पूंछ लगी हुई आग से मुंडेर पर चढ़ के उतर करके, और कोटे पर चढ़ करके, छज्जे पर चढ़ के, दीवार पर चढ़ के, छत पर चढ़ करके पूरी लंका को जला दिए थे। सब जगह आग फैल गई थी। यहाँ इसको इतना बढ़ाया गया, इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर इसका वर्णन किया गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि लंका कब जल गई और निशाचर भाग गए, अभी पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका नगरी जल गई, और जितने भी निशाचर थे वो सब के सब भाग खड़े हुए। तीसरा उदाहरण देखते हैं, पांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जगत से कसर भिन्न वैसे ही हुआ। वह शर अर्थात तीर जैसे ही गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। ये अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि उसने भी हत्या की है मेरे पुत्र की, उसे मैं आज सूर्यास्त तक मार डालूंगा। और उसमें बहुत सारी बातें हैं, कथाएं हैं। अंत में अर्जुन जो है जब तीर चलाते हैं जैसे ही जयद्रथ के सिर पर, और जयद्रथ का सिर जो है वह तुरंत धड़ से अलग हो जाता है, और उनके पिता बृहद्रथ जो उस समय संध्या वंदन कर रहे होते हैं उनकी गोद में जाकर गिरता है। जयद्रथ के विषय में यह बात थी कि उन्हें यह वरदान मिला हुआ था कि उनका सिर जहाँ गिरेगा वहाँ विस्फोट हो जाएगा, और वो इसलिए उनका सिर उस तरह अर्जुन ने उस तरह तीर चलाया था कि उतने दूर जहाँ बृहद्रथ संध्या पूजन कर रहे थे उनकी गोद में जाकर सिर गिरा। यहाँ अतिशयोक्ति क्या है कि जैसे ही शर अर्थात तीर गांडीव अर्जुन के धनुष से भिन्न हुआ, भिन्न मतलब अलग हुआ, वैसे ही धड़ से जयद्रथ का सिर भिन्न वैसे ही हो गया। मतलब ये इधर छूटना था कि जाके जयद्रथ का सिर जो है वह अलग हो गया धड़ से। इन दोनों में क्या अतिशयोक्ति हो गई कि जब तीर जो है जाके निशाने पर लगेगा तभी तो अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ तीर छूटा नहीं किया, धड़ से अलग हो गया उसका सिर। अगला उदाहरण देखते हैं, मैं तो विरह की मार, मुंदरी हो गई कंगना। मैं तो राम विरह की मारी, मैं राम के विरह में मारी हुई हूँ, राम की विरह से दुखी हूँ, राम के वियोग से, और वो दुख में इतनी दुबली हो गई है, कृशकाय हो गई है, इनकी जो मुंदरी है, अंगूठी है, वह कंगन की तरह ढीली हो गई। यहाँ पे अतिशयोक्ति है, कहाँ मुंदरी कहाँ कंगन, मुंदरी कभी भी कंगन का स्थान नहीं ले सकती है। तो लेकिन यहाँ इतनी दुबली, यहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि विरह की आग में जलते जलते वो इतनी दुबली हो गई है कि उसकी जो मुंदरी है, अंगूठी जो है वह कंगन की तरह हो गई है, ढीली हो गई है। आते हैं हमने आज क्या पढ़ा अतिशयोक्ति अलंकार में। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय जोड़ उस दो शब्दों के मेल से बना है, जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय का अर्थ एक अर्थ और होता है अतिक्रांत, और उसका एक और अर्थ होता है निगरण, अर्थात निगल जाना। निगरण तत्समरूप है निगलना का, निगल जाना अर्थात इस अलंकार प्रस्तुत को पूरी तरह छिपा करके या निगल करके अप्रस्तुत का कथन होता है। उदाहरण देखते हैं, पड़ी सामने नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सामने विस्तृत नदी पड़ी हुई थी अपार, जिसका था लिया जा सकता हो। अभी राणा सोच ही रहे थे इस नदी को देखकर घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, तब तक चेतक उस पार जा चुका था।
हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरे जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर जो है वो भाग खड़े हुए। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है, बहुशः इधर गांडीव गुण भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर वह भिन्न वैसे ही हुआ। बहुशः जैसे ही गांडीव अर्जुन के धनुष से अलग हुआ, वैसे ही धड़ से जयद्रथ का सिर तुरंत ही अलग हो गया। अंतिम उदाहरण है, मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। राम के विरह में इतनी डूबी हुई है, विरह में ये कृषकाय हो गई है, दुबली हो गई है और इतनी दुबली हो गई है कि उनकी जो अंगूठी है वह कंगना की तरह, कंगन की तरह हो गई। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। आते हैं अगले अलंकार की ओर है। हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानव का अर्थ है मनुष्य और करण अर्थात करना, यानी मनुष्य के समान भाव भावनाएं करना। जब प्रकृति के जड़ चीज़ों पर, वृक्ष, पेड़ पौधे, नदी, बादल, इन सब चीज़ों पर जो चीज़ें जड़ हैं, मानवीय चेष्टाओं, मानवीय क्रियाकलापों का जब आरोप किया जाता है तो वो अलंकार जो होता है मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे हंसना, मुस्कुराना, दौड़ना, ये सब मानवीय चेष्टाएं हैं, मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। किंतु जब इसको प्रकृति को दिखाया जाता है, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, तो मेघ बन ठन के समर के नहीं आ सकते हैं। बन ठन के और समर के इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो मेघ जब आते हैं बन ठन के समर के, तो इसका मतलब है ये मानवीय चेष्टा की है यहाँ पर। तो यहाँ मानवीय चेष्टा का आरोप है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, जब हम मानवीय जब हम काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर, जिसमें चेतना हो समझकर उसका वर्णन करते हैं, उसको किया जाता है। जब चेतना समझकर उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मैंने पहले भी कहा था, मानव जनित चेष्टाएँ, मानव जनित क्रियाकलापों का जब आरोप होता है, हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, दौड़ना, भागना, कपड़े पहनना, बनना, संवरना, ये सब मानवीय चेष्टाएं हैं। न तो ये पशु पक्षी करते हैं, न वनस्पति करते हैं, न प्रकृति के किसी और अवयव में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो क्यों मनुष्य करते हैं? सजीव होते हैं, मनुष्य में भावनाएं होती हैं, इसलिए ये चेष्टाएं करते हैं। तो इन भावनाओं का जब आरोप होता है, इस तरह के क्रियाकलापों का, चेष्टाओं का आरोप जब लगाया जाता है, आरोप किया जाता है प्राकृतिक चीज़ों पर, जो जड़ हैं उन पर, तो वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बन ठन के संवर के। पहला उदाहरण है, मेघ आए बन ठन के संवर के। ये बनना, ठनना, संवरना जो है, ये मानव जनित चेष्टा है, मनुष्य करते हैं इस तरह का। तो मेघ अर्थात बादल जब बंठन के आ रहे हैं, मतलब क्या है, बादल घुमड़ा हुआ है आसमान में, बारिश होने ही वाली है, मतलब मेघ पूरा सज धज के आया हुआ है वर्षा को लाने के लिए।
तो मेघ जब बंधन के आए हैं, सवर के आए हैं, बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर बनने ठहरने का आरोप लगाया जा रहा है, संवरने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि मानव जनित चेष्टा है। मानव ऐसा करते हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, ये क्या है? मानव जनित चेष्टा ये भी है। फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना संभव नहीं है। फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना जो है यहाँ ये मानव जनित चेष्टा है, मानवीय क्रियाकलाप है। इनका आरोप लग रहा है हंसने और मुस्कुराने का किस पर? फूल पर और कलियों पर। तो यहाँ ये कलियों का मानवीकरण कर दिया गया है, फूलों का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कलियां दरवाजे खोलकर झुरमुट में मुस्काती हैं। दरवाजे को खोलकर झुरमुट में मुस्काने का कार्य किसका होता है? मनुष्य का होता है। दरवाजे को खोलकर झुरमुट, झिड़की में से, झरोखे में से झांकता कौन है? इंसान झांकता है, मनुष्य झांकता है। तो वो मुस्कुरा रही है, मतलब दरवाजे को खोल कलियां मुस्कुरा रही है, ये मानव चेष्टा है। खोलकर मुस्कुराना, मैंने पहले कहा था भावनाएं होनी चाहिए, क्रियाकलाप होने चाहिए। तो यहाँ मुस्कुराना जो है भावना है, भाव है। तो यह कलियां दरवाजे को खोलकर झुरमुट से मुस्कुरा रही है, इसलिए झुरमुट में मुस्कुरा रही है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। वनस्पतियों का जागना जो है यह मानवीय क्रिया है, और शीतल जल से मुंह धोना भी मानवीय क्रिया है। यहाँ पर इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि सुबह का समय है, रात की निद्रा के बाद, रात के सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो ताजगी का अनुभव नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं हम? चेहरा अपना पानी के छींटे से धोते हैं, शीतल जल से धोते हैं, उससे हमें ताजगी महसूस होती है, पानी पीते हैं। तो वैसे ही ये वनस्पतियाँ जो हैं सुबह के समय में अलसाई से प्रतीत हो रही हैं। लग रहा है जब भोर का समय है तो अलसाई से दिख रही है, और जब थोड़ा सा दिन चढ़ता है तो हम देख रहे हैं कि उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, जो लग रहा है कि शीतल जल से अपना मुख इन्होंने धो लिया है और ताजगी से भरे हुए। आप अनुभव कीजिएगा, सूर्योदय के ठीक पहले जो है वनस्पतियाँ भी लगता है, पेड़ पौधे लगता है कि सोए सोए से हैं। उसके बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है, उसमें जब ओस की बूंदें चमकती हैं तो लग रहा है ऐसा कि इन्होंने भी ताजगी का अनुभव करने के लिए शीतल जल से अपना मुंह धो लिया है, और ये अपने आप को ताज़ा महसूस कर रही है। तो यहाँ वनस्पतियों पर अलसाने का और शीतल जल से मुंह धोने का आरोप लगाया गया है, जो कि मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय चेष्टा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। हमने क्या सीखा मानवीकरण अलंकार में? कि जब मानवीय भावनाओं या चेष्टाओं का वर्णन प्राकृतिक वस्तुओं में करते हैं, यानी निर्जीव चीजों में सजीव का होना दर्शाते हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बंधन के सवर के, यहाँ मेघ में आरोप लगाया जा रहा है मानवीय चेष्टा का। क्या चेष्टा है? बनना, ठंडना और संवरना। फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल में आरोप लगाया गया मानवीय चेष्टा का। क्या? हंसना, और कलियों में है मुस्कुराना। ये दोनों ही चेष्टाएं मानवीय हैं, इनका आरोप लगाया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कलियां दरवाजे खोलकर झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोलकर, दरवाजे को खोलना जो है मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय चेष्टा है, और झुरमुट में मुस्कुराना भी जो है मानवीय चेष्टा है। वनस्पतियों या पशु पक्षियों का कार्य नहीं है, उनका क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए यहाँ मनुष्य के समान क्रियाकलाप का मानवीय चेष्टा का आरोप लगा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, वनस्पतियाँ जो है जागी हैं, नींद से रात की निद्रा के बाद जागी हैं, और ताजगी महसूस करने के शीतल जल से उन्होंने अपना मुंह धो लिया है और वो तरोताज़ा महसूस कर रही है। आज के इस एपिसोड में मानवीकरण अलंकार और श्रुति अलंकार का अध्याय संपन्न होता है। मेरे YouTube चैनल मातृभाषा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगले एपिसोड में शब्द अलंकार पर चर्चा होगी। नमस्कार।